आज की कहानी सैयद मोदी के बारे में है, जो एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे। भारत में किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ अगर कोई क्राइम की वारदात हुई, तो ये उसकी मिसाल है। इस कहानी में राजनीति, सत्ता, ताकत, साजिश, प्यार, धोखा सब शामिल है। उनके मर्डर की सूचना फैलते ही राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मच गया था। सैयद मोदी की किसी से दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में जैसे ही उनकी हत्या की सूचना आई, देश के तमाम अखबार में यह सुर्खियां बन गई थी। इस खबर ने एक तरह से देश को झकझोर कर रख दिया था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होती है। 31 दिसंबर 1962 को चौरा चौरी नाम की इसी जगह पर सैयद मोदी का जन्म हुआ था। वैसे उनका असली नाम सैयद मेहदी हसन जैदी था। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया, तो वहां के टीचर ने गलती से मेहदी को मोदी समझ लिया और उनका नाम मोदी लिख दिया। इस गलती को कभी सुधारा नहीं गया, यानी सैयद मोदी या उनके परिवार ने कभी इस नाम पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हर कानूनी दस्तावेज पर यह नाम पड़ गया। उनके परिवार में कुल 8 बच्चे थे, जिसमें वह सबसे छोटे थे। उनके 5 भाई और 2 बहनें थी। उनके पिता सैयद मीर हसन जैदी वहां एक शुगर फैक्ट्री यानी चीनी मिल में मजदूर थे, और सैयद की मां एक हाउसवाइफ थी। चूंकि परिवार बड़ा था, 10 लोग थे, अकेला आदमी मजदूरी करके घर नहीं चला सकता था। सैयद मोदी के पांचों भाई पढ़े लिखे थे, इसलिए वो भी घर चलाने के लिए काम करते थे। लेकिन उन्होंने कभी सैयद मोदी को काम करने के लिए नहीं कहा। जब सैयद 8-9 साल के थे, तब वह अपने स्कूल में बैडमिंटन खेलते थे। उनके सामने बड़ी उम्र के बच्चे थे। बैडमिंटन में सैयद को कोई हरा नहीं पा रहा था। वह ऐसे बैडमिंटन खेल रहे थे मानो वह पिछले जन्म में कोई पेशेवर खिलाड़ी रहे हो। पढ़ाई में वो एवरेज ही थे, लेकिन स्पोर्ट्स में उनका नाम अलग ही चलने लगा था। धीरे धीरे सैयद की प्रतिभा पूरे स्कूल में मशहूर हो गई। जब परिवार को इस बारे में पता चला, तो भाइयों ने सैयद के लिए अलग से बैडमिंटन कोचिंग की व्यवस्था की। पूरा परिवार सैयद का समर्थन कर रहा था। 1976 में 14 साल की उम्र में सैयद मोदी जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन बने। उसी वर्ष उन्होंने पुष्प कुमार भंडारी के अंडर ट्रेनिंग शुरू किया, जो उस समय NIS पटियाला के मुख्य बैडमिंटन कोच थे। 1978 में सैयद मोदी 16 साल के थे, तब भी वह जूनियर नेशनल चैंपियन थे। उसी साल चाइना की राजधानी बीजिंग में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था। सैयद मोदी ने इसका भी ख्याल रखा और इसके लिए जमकर तैयारी की थी। इसी टूर्नामेंट के दौरान सैयद मोदी की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम था अमिता कुलकर्णी। वह भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी थी। अमिता कुलकर्णी मुंबई के एक अमीर परिवार से थी और उनकी पढ़ाई एक बड़े स्कूल में हुई थी। साथ ही साथ वो फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती थी। जब सैयद मोदी और अमिता कुलकर्णी की मुलाकात हुई थी, दोनों की उम्र लगभग एक जैसी ही थी। उसी दौरान वे अच्छे दोस्त बन गए। टूर्नामेंट के बाद भी दोस्ती बरकरार थी और घर वापस आने के बाद भी दोनों मिलते रहे और उनकी बातचीत होती रही। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। 1980 में सैयद मोदी 18 साल के थे और उन्होंने पहली बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। फिर उसे जीतकर वो नेशनल चैंपियन बने। सैयद मोदी बैडमिंटन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन गए थे। उनकी दौलत, शोहरत सब बढ़ रही थी। वे पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे थे। 1980 में खेल विभाग की सिफारिश पर उन्हें भारतीय रेलवे में कल्याण अधिकारी के पद पर नौकरी मिल गई। उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में थी। उनका घर भी उनके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था। 1980 में सैयद मोदी और अमिता अब वयस्क हो गए थे। वे अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बात करते थे। हालांकि दोनों के परिवार वाले उनसे ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वे अलग अलग धर्म के थे और उनकी स्थिति में अंतर था। सैयद मोदी एक साधारण परिवार से आते थे, जबकि अमिता कुलकर्णी मुंबई की हाई सोसाइटी में रहती थी, आरामदायक जिंदगी जीती थी, और इसके लिए अमिता ने जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं देखा था। दोनों का रहन सहन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। यह भी कहा जाता था कि यदि दोनों का क्षेत्र एक होता है, तो दोनों में ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है। खेल में कभी समय अच्छा चलता है तो कभी खराब। यदि कोई बुरा खेलता है तो वह दूसरे व्यक्ति से नफरत करने लगता है। इन्हीं बातों के कारण हो सकता है कि उनकी शादी के बाद प्यार कम हो जाए, नफरत और ईर्ष्या बढ़ने लगे। इन सब बातों को दोनों के परिवार ने उन लोगों को समझाया, लेकिन वे नहीं समझे। 1982 में सैयद मोदी ने नेशनल कोच दीपू घोष के अंडर ट्रेनिंग शुरू किया। उनकी ट्रेनिंग गोरखपुर में हुई थी, लेकिन नए कोच के आने के बाद सैयद मोदी का ट्रांसफर लखनऊ कर दिया, ताकि वह अच्छी सुविधाओं के साथ ट्रेनिंग कर सके और अपने खेल को और भी बेहतर बना सके। वो जी तो ट्रेनिंग करते थे जो उनकी उपलब्धियों में झलकता था। उन्होंने 1982 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। इसके बाद उन्होंने 1982 में ही एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता।
देश के अंदर और देश के बाहर वो लगातार जीत रहे, जिससे उनका नाम बढ़ता जा रहा था और काबिलियत भी बढ़ती जा रही थी। अब समय धीरे धीरे बीतता गया और साल 1984 आ गया। करीब 4 साल तक सैयद मोदी और अमिता कुलकर्णी अपने परिवार को शादी के लिए मनाते रहे, लेकिन परिवार नहीं माना। अब इन दोनों से इंतजार नहीं हो रहा था। अगर प्यार हो गया है तो क्या गलत है, क्या सही है, परिवार की क्या मर्जी है, समाज क्या सोचेगा, कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ प्यार दिखता है। परिवार के आग्रह के बावजूद दोनों ने 1984 में कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद सैयद मोदी और अमिता मोदी लखनऊ में बस गए। सैयद की पोस्टिंग भी वहीं थी और वह लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ट्रेनिंग करते थे। शादी को कई साल बीत गए लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। इसकी वजह उनका करियर था। वे अलग अलग जगहों पर टूर्नामेंट खेलते थे और साथ ही इन दोनों को अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत थी, इसलिए वे दोनों अभी बच्चा नहीं चाहते थे। सैयद मोदी का करियर अब एक अलग स्तर पर था। उन्हें बैडमिंटन में महारत हासिल थी। वो एक के बाद एक टूर्नामेंट जीते जा रहे थे। वे 8 साल तक नेशनल चैंपियन बने रहे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। उस समय उन्हें हराना नामुमकिन था। दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण भी बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। उन्हें बैडमिंटन का मास्टर कहा जाता था। इसी दौरान उन्होंने प्रकाश पादुकोण को भी हराया। मानो सैयद मोदी बैडमिंटन के भगवान बन गए थे। इधर उनकी पत्नी अमिता की बात करें तो वह बैडमिंटन में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। उनका खेल सामान्य चल रहा था, लेकिन सैयद मोदी अब भारत के सबसे बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए थे। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। जिन बातों के कारण परिवार इस शादी से इनकार कर रहा था, वे बातें होने लगी। धर्म के कारण संस्कृति में बहुत अंतर आ गया। सैयद मोदी एक बड़ा नाम बन गए थे। आए दिन अखबारों में उनका नाम छपता था। स्टेडियम में उनके नाम की जय जयकार हो रही थी। वहीं अमिता मोदी कुछ खास नहीं कर रही थी, तो अब उसे जलन होने लगी थी। लेकिन इन बातों का शादी पर कोई असर नहीं पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। तभी एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान अमिता की मुलाकात एक शख्स से हुई, जिसका नाम था संजय सिंह। वह बहुत बड़ी शख्सियत थे, क्योंकि वह राजा के परिवार से थे। उनके पास अच्छी संपत्ति भी थी और उनका अमेठी में काफी प्रभाव था। इन सब के अलावा संजय सिंह का रिश्ता गांधी परिवार से भी था। वह राजीव गांधी के क्लासमेट और अच्छे दोस्त भी थे। 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब वे प्रधानमंत्री के मित्र बन गए थे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजय सिंह के पास कितनी राजनीतिक ताकत रही होगी। संजय सिंह शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम गरिमा सिंह था और उनके 2 बच्चे भी थे। संजय सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह के चचेरे दामाद भी थे। ऐसे में 1984 में एक पार्टी के दौरान अमिता की मुलाकात संजय सिंह से हुई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ सैयद मोदी और अमिता मोदी के रिश्ते में खटास आने लगी थी। अमिता मोदी को डायरी लिखने का शौक था। उनके जीवन में जो भी खास घटनाएं घटती थी, उनको वो अपनी डायरी में जरूर लिखती थी। अमिता मोदी ने अपनी डायरी में संजय सिंह के बारे में लिखना भी शुरू कर दिया था, खासकर तब जब वह सैयद मोदी से बात नहीं करने लगी थी। उन्हें पता था कि सैयद भी उनकी डायरी पढ़ते हैं। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि उन्होंने जानबूझकर संजय सिंह और अपने रिश्ते के बारे में लिखा, ताकि सैयद मोदी और भी नाराज हो जाए। अमिता ने उसे चिढ़ाने के लिए डायरी में ऐसे बातें लिखी थी। अमिता मोदी की डायरी पढ़कर सैयद को और भी गुस्सा आता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी की पत्नी अपनी पर्सनल डायरी में किसी दूसरे मर्द के बारे में ऐसा लिखे तो पति को गुस्सा तो आएगा ही। पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति के आ जाने से पति पत्नी के झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए। उनकी शादी टूटने की कगार पर थी, फिर भी नहीं टूटी। इतना सब कुछ होने के बावजूद दोनों अब भी साथ थे। टूर्नामेंट के दौरान सैयद मोदी उनसे दूर रहते थे और घर से भी दूर रहते थे। इधर अमिता का टूर्नामेंट में जाना सिर्फ खबरों में रहता था। 1987 में सैयद मोदी ने नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता था। 1980 से 1987 तक वह 8 साल तक नेशनल चैंपियन बने रहे। 1987 में ही उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी अमिता मोदी प्रेग्नेंट है। देखा जाए तो घर में खुशी का माहौल रहेगा। संतान की खुशी में दोनों के बीच रिश्ते भी बेहतर हो सकते थे। अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सैयद मोदी को शक था कि बच्चा उनका नहीं बल्कि संजय सिंह का है। इस बात से सैयद मोदी टूट गए। घरेलू झगड़ों का असर सैयद मोदी के निजी जिंदगी के साथ साथ करियर पर भी दिखने लगा। अब उनका पतन शुरू हो गया। लगातार 8 साल जीतने के बाद आखिर साल 1988 में सैयद हार गए। इसके बाद अप्रैल 1988 में अमिता मोदी मुंबई में अपने मायके गई और एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद वह बच्चे को उसके माता पिता के पास छोड़कर वापस लखनऊ आ गई। घर में झगड़े होते थे लेकिन शादी फिर भी अच्छी चल रही थी। सैयद मोदी के दिल में यह बात बैठ गई थी कि यह बच्चा उनका नहीं है। पारिवारिक जीवन में तो गिरावट आ गई थी, अब करियर में भी गिरावट शुरू हो गई थी। सैयद मोदी ने सोचा कि खेल में हारना अगले गेम में जीत हो सकता है।
इसलिए वह चैंपियनशिप हारने के दुख से उबर गए और अपनी अगली चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दिया। उनकी ट्रेनिंग केडी सिंह बाबू स्टेडियम में चल रही थी। साथ ही उनके पास ग्रे रंग का स्कूटर था और वो इसी स्कूटर से ट्रेनिंग सेंटर से घर आते जाते थे। 28 जुलाई 1988 को सैयद मोदी ट्रेनिंग के लिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम आए और शाम 7:30 बजे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह स्टेडियम के बाहर चले गए। स्टेडियम के बाहर एक स्टॉल था जहां वह अक्सर जूस पीने जाते थे। इस दिन भी वो जूस सेंटर पर गए थे। शाम के 7:30 बजे थे, तभी एक मारुति कार स्टॉल के पास रुकी जिसमें से 2 आदमी निकले। दोनों कार से उतरे और सैयद मोदी के पास आए और गोलियां चला दी। 5 गोलियां सैयद मोदी के सीने में लगती है और वे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। गोली मारने के बाद दोनों आदमी अपनी कार में बैठते हैं और भाग जाते हैं। आसपास के लोगों की मदद से सैयद मोदी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उन 2 लोगों ने नजदीक से गोली चलाई थी। उस इस बात से कंफर्म हो जाना चाहते थे कि किसी भी कीमत में सैयद मोदी बचने न पाए। जब उनकी मौत हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। अगले दिन देश के सभी अखबारों में सैयद मोदी के बारे में एक खबर छपी, लेकिन आज यह खबर उनकी जीत की नहीं बल्कि उनकी मौत की थी। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। चूंकि मामला राष्ट्रीय खिलाड़ी का था, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए यूपी सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है। सीबीआई सबसे पहले परिवार के सदस्यों, दोस्तों, परिचितों से पूछताछ करती है। इसके बाद सैयद मोदी के घर की तलाशी की गई, जहां से सीबीआई को उनकी पत्नी अमिता मोदी की डायरी मिली। जिसके बाद यह बात सामने आई कि अमिता मोदी और संजय सिंह के बीच कुछ तो रिश्ता है, जिसे सैयद मोदी भी जानते थे। संजय सिंह का नाम जैसे ही आया, यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। पूरे देश की निगाहें इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर टिक गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर किसके इशारे पर हत्या हुई। नवंबर 1988 में सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट दायर की कि यह घटना लव ट्रायंगल के कारण हुई है। कहीं ना कहीं अमिता मोदी और संजय सिंह के बीच संबंध है, जो सैयद मोदी की मौत का कारण बना। इसमें इस कांड की साजिश रचने वाले 3 मुख्य आरोपी बने अमिता मोदी, संजय सिंह और अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह यूपी के एक ताकतवर नेता थे। इनके अलावा उनके साथ काम करने वाले 4 और लोगों को सीबीआई ने आरोपी के रूप में नामित किया, जिनके नाम थे जितेंद्र सिंह, भगवती सिंह, अमर बहादुर सिंह और बलई सिंह। इनमें से ज्यादातर लोग रायबरेली से थे, जहां से अखिलेश सिंह आते थे और वहां उनका खूब दबदबा था। सैयद मोदी मामले में कुल 7 लोग शामिल थे। इसके बाद उन पर मुकदमा शुरू होता है। सबूत के अभाव में अमिता मोदी और संजय सिंह को मामले से बरी कर दिया गया। इसके कुछ महीने बाद सबूत के अभाव में ही इस मामले से अखिलेश सिंह को भी बरी कर दिया गया। कुछ दिन बाद ही अमर बहादुर सिंह और बलई सिंह भी जमानत पर बाहर आ गए, जिसके बाद उन्हें किसी ने गोली मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये दोनों आरोपी तो थे ही थे, साथ ही विटनेस भी थे और शायद ये बहुत कुछ बता भी सकते थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से गोली मारकर इनकी मौत हो जाती है। अब बचे 2। उनमें से जितेंद्र सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है, क्योंकि किसी ने उनको स्पॉट में देखा नहीं था, इसलिए उसको बरी कर दिया जाता है। अब बचे भगवती सिंह को 2009 में सैयद मोदी मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उस पर अवैध हथियार रखने का भी आरोप था। 7 लोगों में से केवल 1 को दोषी ठहराया गया, 4 को मामले से बरी कर दिया गया और 2 की किसी कारण से रहस्यमय मृत्यु हो गई। 22 अगस्त 2009 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया और कहा कि भगवती सिंह को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये सब बात तो हो गई, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिसने गोली चलाई उसको ट्रिगर दबाने का हुक्म किसने दिया था, ये आज तक पता नहीं चल सका। बाद में 1995 में अमिता मोदी ने संजय सिंह से शादी कर ली। अमिता मोदी की जो बेटी पैदा हुई थी मुंबई में, उसे भी संजय सिंह ने अपनी बेटी के रूप में गोद लिया। इसके बाद अमिता सिंह ने राजनीति में भी कदम रखा। संजय सिंह की जिंदगी में भी काफी उथल पुथल मची थी, क्योंकि उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और इसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन जो सवाल हमेशा पूछा जाता रहेगा वो ये कि जो सैयद मोदी को गोली मारने वाला जो शख्स था, जिसको उम्र कैद की सजा हुई, वो सिर्फ एक मोहरा था। उसको गोली चलाने का हुक्म किसने दिया, वो लोग कौन थे? और ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में।